सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पर अच्छे से होंगे और पढ़ाए जा रहे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। बच्चों, आज जो पाठ हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शब्द और शब्द के भेद। बच्चों, आपने हिंदी व्याकरण से अब तक कई पाठों का अध्ययन किया, जैसे भाषा किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं और संधि किसे कहते हैं। अब हम लोग इस पाठ में शब्द और शब्द के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। जैसे शब्द ले लीजिए किताब, तो किताब शब्द जब हम बोलते हैं तो इसमें कई वर्ण एक साथ मिलकर बोले जाते हैं। जैसे आधा का धन ई, धन आधा त, धन आ, धन आधा ब, धन अ। तो जब हम इसे जोड़ देंगे तो यह शब्द बन जाएगा किताब। आपने देखा कि इन वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अगर इसे हम किसी और तरीके से जोड़ दें, जैसे इसी किताब में जितनी ध्वनियाँ आई हैं उनको हम आगे पीछे या इधर उधर करके जोड़ दें तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे उदाहरण देखें, आधा क धन आ, धन आधा त, धन ई, धन आधा ब, धन अ। तो जब इसको हमने जोड़ा तो बना कातिब। तो कातिब का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है और शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। शब्द के बारे में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अर्थात वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही शब्द वाक्य के नियमों में बंध जाता है और इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी भी रूप में किया जा सकता है। अतः ध्यान रखिए, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इस प्रकार आपने देखा कि शब्द की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। दूसरा, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। और तीसरा, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द के भेद और प्रभेद। बच्चों, आपको पता है कि शब्द के भेद यानी उसके प्रकार, लेकिन प्रभेद किसे कहते हैं? तो जो इन भेदों के भी भेद होते हैं उसे ही हम प्रभेद कहते हैं। हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं, ध्यान से देखिए। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा शब्द विकार के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। अब आइए बच्चों, हम लोग पहला देखते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। क्या आप बता सकते हैं कि गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? गंगा का स्रोत वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, अर्थात गंगोत्री। बिल्कुल सही। इसी तरह से शब्दों का भी स्रोत हो सकता है। शब्दों के स्रोत से तात्पर्य शब्दों की वह मूल भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं तथा अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है ना, उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत समझना चाहिए। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है तत्सम। जरा ध्यान से देखिए,
तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत् तथा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, जैसे अश्व, जैसे ग्रंथ, मृग, कर्म, प्रेम, कृपा इत्यादि। तद्भव शब्द अब पढ़ते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए। ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों अर्थात तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। इसके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो गया है, पर हम इन शब्दों का विकास दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए शब्द दांत। दांत जो है वह तद्भव शब्द है, लेकिन जो मूल संस्कृत का शब्द है वह है दंत। इसी तरह से सांप तद्भव शब्द है और सर्प जो है वह मूल संस्कृत का शब्द है। और भी कुछ शब्द आप देख लें, जैसे हस्त संस्कृत का शब्द है और इससे तद्भव शब्द बना हाथ। इसी प्रकार से पत्ता, पत्ता भी तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत के तत्सम शब्द पत्र से बना है। इसी प्रकार बच्चों और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। बच्चों तीसरा है देशज या देसी शब्द। ये हिंदी के वे शब्द हैं जो ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुए हैं या हिंदी की बोलियों से आ गए हैं तथा इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो ग्रामीण अंचल में जो शब्द ये बोले जाते हैं बोलियों के रूप में, वे ये शब्द हैं। जैसे झाड़ू, लोटा, गाड़ी, अटकल, झटपट, पगड़ी, जूता, पेट इत्यादि। बच्चों अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विदेशी या आगत शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा से आए शब्द हैं अदालत, कागज़, चाकू, ज़िला, कैंची, पनीर इत्यादि। अंग्रेजी के शब्द इस प्रकार हैं डॉक्टर, सेंटर, रोड, ग्लास, रेडियो, टेलीफोन, स्कूल, बैंक, कैप आदि। दूसरा है बच्चों रचना के आधार पर शब्द भेद। निम्नलिखित शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2। पहले वर्ग में लिखा है बच्चा और दूसरे वर्ग में लिखा है बचपन। पहले वर्ग में लिखा है ईमान, दूसरे वर्ग में लिखा है बेईमान। फिर सुंदर और सुंदरता, आदर और अनादर। वर्ग 1 के शब्द मूल शब्द हैं तथा वर्ग 2 के शब्द शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। दोनों प्रकार के शब्दों की रचना में अंतर होने के कारण रचना के आधार पर हम शब्दों के दो भेद कर सकते हैं। बच्चों यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। वहाँ पर लिखा है कि किसी भी मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं तथा किसी भी मूल शब्द के बाद लगने वाला यानी शब्द के पीछे लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जिस तरह से यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं आप उसमें देखिए। बच्चा शब्द में यदि पन प्रत्यय लगा तो बना बचपन। इसी तरह से शब्द बनता है लड़कपन। इसके बाद बेईमान शब्द जो दिया हुआ है उसमें बे उपसर्ग लगकर ईमान शब्द जोड़ने पर बना बेईमान। इसी तरह से सुंदर में ता प्रत्यय लगा बना सुंदरता और आदर में अन उपसर्ग लगकर शब्द बना है अनादर। तो आपने देखा ना बच्चों कि मूल शब्द से
किस प्रकार अन्य शब्दों की रचना हुई। जैसे बच्चा एक शब्द हुआ और बचपन दूसरा शब्द। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्दों के दो भेद हो सकते हैं। पहला, मूल शब्द, वे सरल शब्द जिनको अर्थवान स्वतंत्र खंडों में न बांटा जा सके मूल शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यदि आप उदाहरण के लिए घर ले लीजिए, आम शब्द ले लीजिए, चाय शब्द ले लीजिए, अब इसका खंड कीजिए। जैसे घ धन र, तो आपको घ का क्या अर्थ समझ में आएगा, र का क्या अर्थ निकल रहा है। ये कोई अर्थवान खंड तो है नहीं, इसीलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते। इसे शब्द हम तब कहेंगे जब ये आपस में मिल जाएंगे। जैसे घ धन र, तब बनेगा शब्द घर। आ और म जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा आम। इसीलिए कहा गया कि वे सरल शब्द जिनको अर्थवान स्वतंत्र खंडों में न बांटा जा सके मूल शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों, मूल शब्द दो तरह के हो सकते हैं। कुछ मूल शब्द प्रयोग के स्तर पर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में उल्लू शब्द का सामान्य अर्थ है रात के अंधेरे में निकलने वाला एक पक्षी, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी तरह गाय एक दूध देने वाला पशु है, पर भारतीय समाज में इसका अर्थ सरल या सीधी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। जब हम कहते हैं कि वह लड़की तो गाय है, तो इस वाक्य का अर्थ है कि वह लड़की सीधी है। इस तरह मूल शब्दों के दो भेद हो सकते हैं। पहला, सामान्य मूल शब्द और दूसरा रूढ़ मूल शब्द। पहला देखते हैं। इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, कलम, दवात, पेंसिल, दूध, घर, छत, कमरा, गमला इत्यादि। और अब दूसरा देखते हैं, रूढ़ मूल शब्द, किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले शब्द। अब जो सारणी दी गई है ना बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। सामान्य मूल शब्द जैसे गधा, और सामान्य अर्थ क्या है इसका? एक पशु। और रूढ़ किस अर्थ में हो गया है? यह मूर्ख व्यक्ति में। इसी तरह से उल्लू, एक पक्षी, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ मूर्ख। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल। सूर्य, सूर्य का सारथी, लेकिन रूढ़ किस अर्थ में हो गया है यह? अरुण का अर्थ हमेशा लाल ही लिया जाता है। इसी तरह से नाग, नाग इसका सामान्य अर्थ है सर्प, हाथी, परंतु नाग शब्द किसके लिए अक्सर प्रयुक्त होता है? सर्प के लिए। ठीक इसी तरह से मित्र शब्द है। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, सूर्य, परंतु यह शब्द रूढ़ अर्थ हो गया है दोस्त के लिए। दूसरा आइए पढ़ते हैं, यौगिक या संयुक्त शब्द। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक या संयुक्त शब्द कहते हैं। बच्चों, योग धन इक, इसको जोड़ने पर बना है यौगिक। आप लोग गणित में क्या करते हैं? एक और एक जोड़कर दो लिखते हैं ना, आपने इनका योग किया। तो ठीक इसी तरह से दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और संयुक्त क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर दो शब्द मिलकर एक शब्द बने हैं, इसीलिए इसे या तो आप यौगिक कह सकते हैं या संयुक्त भी कहते हैं। हिंदी में संयुक्त शब्द प्रायः तीन प्रकार से बनते हैं। पहला यानी क मूल शब्द, धन मूल शब्द। अब दोनों मूल शब्द, जैसे पत्र धन वाहक, तो बना पत्रवाहक। राष्ट्रपिता जोड़ने पर बनता है राष्ट्रपिता। काली मिर्च, काली मिर्च। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। घोड़ा सवार, घुड़सवार। जन्मदाता, जन्मदाता। दुख मूल शब्द और प्रत्यय, यानी मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे शरीर और इक जब हम जोड़ेंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे शरीर मूल शब्द में, तब बनेगा शारीरिक। इसी तरह से राष्ट्र में ईय प्रत्यय जोड़ने पर बनता है राष्ट्रीय। योग में इक प्रत्यय जोड़ने पर बनता है यौगिक। और ईमान में दार प्रत्यय जोड़ने पर बनता है ईमानदारी, ईमानदार। और उसमें ई प्रत्यय भी मिला है तो बनेगा ईमानदारी। अब देखिए ज़रा सा कि ग उपसर्ग
तथा मूल शब्द। अन धन आदर, यानी अन उपसर्ग लगाकर आदर शब्द मूल शब्द जोड़ा गया तो बना अनादर। इसी तरह से अन और पढ़ जोड़ा गया तो अनपढ़ बना। वी उपसर्ग लगाने पर नम्र शब्द में बनेगा विनम्र। बच्चों ऐसे और भी शब्द बनते हैं। शब्द मूल शब्दों की भी भांति कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते। अभी आपको इससे पहले पढ़ाया था ना कि मूल शब्द कुछ कुछ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वैसे ही यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घर वाला एक यौगिक शब्द है जो घर तथा वाला दो इकाइयों के मेल से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ है गृह का स्वामी, परंतु हिंदी में यह पति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं यौग रूढ़ कहलाते हैं। इस दृष्टि से यौगिक शब्द के भी दो भेद होते हैं, सामान्य यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। सामान्य यौगिक शब्दों के उदाहरण आप ऊपर देख चुके हैं। अब देखिए यौग रूढ़ शब्दों के उदाहरण। जैसे सारणी देखें आप सब। शब्द रचना, फिर है यौगिक शब्द, उसके बाद अर्थ और उसके बाद रूढ़ अर्थ। शब्द रचना के अंतर्गत दिया गया है पंक धन ज, यानी पंक में जब ज जोड़ा गया तो यौगिक शब्द बना पंकज। अब यहाँ पर अर्थ है शंख। कीचड़ में तो बहुत सारे, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज मीन्स जन्मा, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कीचड़ में, जैसे शंख, मछली, कमल इत्यादि। तो लेकिन यहाँ पर यह पंकज शब्द से हम क्या समझते हैं, किसी एक अर्थ में यह रूढ़ हो गया है और वो अर्थ है कमल। बच्चों दूसरा शब्द है जलज। जल धन ज अर्थात जल में जन्मा। यह एक यौगिक शब्द है और इसके कई अर्थ हैं, शंख, कमल, मोती, चंद्रमा, लेकिन यह एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया है और वह है कमल। अगला शब्द है बच्चों अमृत। इसमें अ उपसर्ग पूर्वक मृत शब्द जोड़ने से शब्द बनता है अमृत, जिसका अर्थ है अन्न, दूध, पारा, स्वर्ण आदि। लेकिन यह रूढ़ हो गया है अमरता प्रदान करने वाले तत्व के रूप में। बच्चों अब इसके बाद आइए पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रमुख भेद किए जाते हैं। पहला सामान्य भेद तथा पारिभाषिक शब्द। पहला देखते हैं सामान्य भेद। जितने भी सामान्य जन जीवन से जुड़े शब्द हैं वे सब इस श्रेणी में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषा भाषी दिन प्रतिदिन के व्यवहार में करता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, नमक, तेल, आटा, कण, जीभ, दांत, हाथ, पैर, घर, तेज, जल्दी, धीरे, चलना, लिखना, पढ़ना, देना, लेना आदि। दूसरा है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान, कोर्ट कचहरी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इन शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहते हैं। सामान्य शब्दों की तरह इन शब्दों का प्रयोग सामान्य संदर्भ में नहीं हो सकता, बल्कि इनका प्रयोग किसी न किसी विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इनके अर्थ पूरी परिभाषा देकर ही समझाए जा सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द हैं आदेश, अनुदेश, आवेदन, स्वीकृति, मिसिल, मसौदा, टिप्पणी आदि। बैंक में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ऋण, अदायगी, लेखा, खाता, जमा, वसूली आदि। कचहरी में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार से हैं अपील, मुकदमा, गवाह, खारिज, सम्मान, कुर्की, सज़ा, फरियादी आदि। भौतिक विज्ञान में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे इस प्रकार से हैं गति, वेग, चाल, त्वरण, तापमान आदि।
बच्चों अब इसके बाद चौथा है शब्द विकार के आधार पर। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब कुछ शब्दों में प्रत्यय आदि के लग जाने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चा शब्द में प्रत्यय लग कर बने बच्चे, बच्चों, बच्चों आदि रूप, या मैं सर्वनाम शब्द से बने मेरा, मेरे, मुझे, मुझको आदि रूप। इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है और वे हमेशा अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, और, अथवा, अरे, ने, से, को, तक आदि। शब्दों के रूप में होने वाले इसी परिवर्तन को व्याकरण में विकार कहा जाता है। इस आधार पर शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं, पहला विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। आइए बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या जिसके रूप में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख लें, लड़का शब्द है। अब ये लड़का शब्द से हम बना सकते हैं लड़के, लड़कों, लड़कों आदि। तो इस तरह से यह एक विकारी शब्द है। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसे भेद हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के प्रत्यय विकार उत्पन्न करते हैं तथा क्रिया शब्द वे शब्द हैं जिनमें काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के विकार उत्पन्न करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। सारणी को देखें। शब्द पहले में लिखा है शब्द वर्ग, मूल रूप, विकारी। मैंने अभी आपको बताया लड़का शब्द, यह संज्ञा शब्द का उदाहरण था। अब इसी तरह से लड़की भी ले सकते हैं, लड़की, लड़कियां, लड़कियों इत्यादि। फिर इसके बाद है सर्वनाम शब्द वह, उसे, उसको, उससे, उसमें आदि। विशेषण अच्छा से अच्छे और अच्छी बना। क्रिया शब्द से चलना शब्द बनेगा चल, चले, चलो, चलिए, चलूं आदि। अब देखिए दूसरा है अविकारी शब्द। अभी आपने विकारी पढ़ा, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अब हम लोग अविकारी पढ़ते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता है या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात शब्द आते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे क्रिया विशेषण का उदाहरण है यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज आदि। संबंध बोधक ने, से, को, में, पर आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक हैं अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। निपात ही, तक, भी, तो आदि। अब आइए बच्चों अब पांचवा पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। पहला, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, पुस्तक, लड़की, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, मार्च आदि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। दूसरा, अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे अर्थ। अब अर्थ का आप उदाहरण देख लीजिए कि अर्थ का जो अर्थ है वह धन है और अभिप्राय है। इसी तरह से शब्द है जड़। जड़ के भी कई अर्थ हैं। जड़ का मतलब होता है पेड़ की जड़ और मूर्ख व्यक्ति। हार यानी पराजय और गले का हार। मित्र, दोस्त और सूर्य। जलज, कमल और शंख। अब इसके बाद
तीसरा पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है। कहने का तात्पर्य है, यदि आप पर्यायवाची शब्द को ध्यान से देखें तो लिखा है पर्याय, वाच और ई। पर्याय का अर्थ होता है अर्थ, मतलब, अभिप्राय, तात्पर्य, आशय इत्यादि। क्या दूसरा शब्द है वाच, तो वाच यानी शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ, मतलब, अभिप्राय, तात्पर्य एक होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, वारी इत्यादि। इसी तरह से जलद, नीरद, वारिद ये भी शब्द, इन सभी शब्दों के अर्थ क्या हैं? बादल, पुष्प, सुमन, कुसुम। और इन सभी पर्यायवाची शब्दों का अर्थ जो होता है वह फूल ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द वे हैं जिनका पर्याय एक होता है, अर्थात अभिप्राय एक होता है। बच्चों, अब चौथा है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को बताते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें, अंधकार का प्रकाश, गुण शब्द का विलोम शब्द है अवगुण, और ज्ञान का अज्ञान, शुभ का अशुभ, आदर का अनादर, धर्म का अधर्म इत्यादि। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। अब आइए देखें कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। फिर रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। पुनः प्रत्येक के 2-2 भेद हो जाते हैं: सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द एवं सामान्य यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भी 2 भेद किए जाते हैं: सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। फिर है शब्द विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं और अविकारी वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय एवं विलोम शब्द। बच्चों, अब आपको अभ्यास से कुछ प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है जो इस प्रकार है। पहला, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, इसमें से आपको 1 से 5 तक करना है। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, इसमें से भी आपको 1 से 5 तक करना है। धन्यवाद बच्चों।